हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल एकेडमी। हम लोग अल्टरनेटिंग करंट सर्किट वाला चैप्टर कर रहे थे और इसमें कि ऑलमोस्ट थ्योरी पार्ट हम लोग कर लिया था, जिसमें कि मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट सर्किट देखा, अल्टरनेटिंग सर्किट्स देखे। और उसके बाद जिसमें कि हम लोग इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर जब तीनों सीरीज में कंबाइंड हो या फिर वन बाय मतलब इंडक्टर और रजिस्टर और कैपेसिटर रजिस्टर करके इन सब का देख लिया और किस तरीके से पावर डिसिपेशन हो रहा है डिफरेंट एसी सर्किट्स के क्रॉस, और उसके लिए एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट कर लिया था अब तक। और आपका जो इस चैप्टर में वो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वो है क्या कहते हैं ट्रांसफार्मर करके, और इस पर भी ज़्यादातर प्रॉब्लम पूछी जाती है। हमने आपको जैसा पहले लेक्चर में ही कहा था कि ये जो अल्टरनेटिंग करंट सर्किट चैप्टर है वो कहते हैं बहुत ही छोटा है और क्या कहते हैं कि एकदम ऑर्गेनाइज्ड है। अगर आप इसको कंफ्यूजिंग भी है एक्चुअली, इसके न्यूमेरिकल्स कंफ्यूजिंग है। अगर आपको क्लियर नहीं है और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको नंबर ऑफ टाइम्स ज़्यादातर फॉर्मूलेस आपको याद करने होंगे, और ज़्यादातर फॉर्मूला याद करने का मतलब है कि आपका डाउट कन्फ्यूजन होना ही होना है। जितना ज़्यादा आप याद करेंगे उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूजन, अगर आपने चीज़ें समझी हैं तो कन्फ्यूजन वो कम होता है। तो फिर वो पावर डिसिपेशन जो एक्सप्रेशन पाया था हमने हर सर्किट के क्रॉस अलग अलग आया था। ये बात एसी के लिए होती है, डीसी ट्रांजिएंट करंट एनालिसिस में ऐसी बात नहीं होती वहाँ पे। और जो है क्या कहते हैं कि हर एक सर्किट वही पावर इक्वल्स टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट, ये तो इन जनरल है ही। लेकिन ऐसे सर्किट्स में ये चीज़ें बदल जाती है। वी आर एम एस, आई आर एम एस, कॉस फाई, जहाँ पे आपका कॉस फाई क्या था, फेज फैक्टर था। अब हम लोग बातें कर लेते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। हमने नेक्स्ट लेक्चर में कुछ डिफिनीशन इसकी डिस्कस की थी ट्रांसफार्मर की। अब उसका जो थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्मूला वाला जो पार्ट है वो देखेंगे डिटेल में, और इसके बाद आप इस पर भी प्रॉब्लम देखेंगे। जो पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देख रहे होंगे तो उसमें आपको ट्रांसफार्मर से ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। 2005 में, 2009 में पीजीटी और जीआईसी लेक्चर दोनों में पूछा गया है। तो ट्रांसफार्मर देखते हैं, सिंपल सा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जैसे कि इसके वर्ड से क्लियर है, ट्रांसफार्म उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो ट्रांसफर करता है। एक्चुअली देखिए, वो फिल्टर और ट्रांसफार्मर सबका अलग अलग है। वो फिल्टर आपका एसी कंपोनेंट उसको फिल्टर कर लेगा और उसके बाद में अलग है, लेकिन ये फिल्टर ये एसी से एसी में ही रहेगा। बशर्ते फर्क इतना है कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है एट लो वोल्टेज पे, वो आपका हाई अमाउंट लो अमाउंट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एट हाई वोल्टेज पे कन्वर्ट होता है। और ये ट्रांसफार्मर आपका किस पर फिनोमेना पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, और जो ऑलरेडी बैचेस ज्वाइन किए उसको हमने ये वाला चीज म्यूचुअल इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में आपका डिटेल में डिस्कस किया था। वहाँ पे किस तरीके से आपका इंडक्टेंस, किस तरीके से आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस वहाँ पे हमने डिफाइन किया था। और ये म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना आपका वहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया गया था, जहाँ पे हम लोगों ने फैराडे लॉ, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम लेंस लॉ के नाम से भी जानते हैं, वो सब चीजें डिस्कस की थी। तो ये किस पे बेस्ड है? क्या कहते हैं कि आपका म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना पर बेस्ड है। और ये ट्रांसफार्मर कितने टाइप्स का होता है? आपका दो तरीके का। एक है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप जैसा कि वर्ड से क्लियर है, ये क्या करता है, आपको लो वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट को हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट में ट्रांसफर करता है। जबकि स्टेप डाउन का जस्ट रिवर्स करता है। वो हाई उसको क्या कहते हैं, हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट को लो वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट में वो ट्रांसफर करता है। और दोनों का सर्किट अरेंजमेंट देखें तो कुछ यूज रहता है। ये मान लीजिए क्या है, प्राइमरी कॉइल है, इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल। अच्छा, तो अब ये अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए है सर्किट, ये कोर होता है, और कोर इसके अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर कौन सा मटेरियल फिल किया जाता है? सॉफ्ट आयरन कोर। और सॉफ्ट आयरन कोर क्यों किया जाता है, ये हमने पिछले लेक्चर पे डिस्कस किया था। ये आपका क्या है, प्राइमरी क्या कॉइल है, कॉइल्स कह ले। और ये क्या है, सेकेंडरी कॉइल है, कॉइल्स है, ठीक है। और इसका जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो हम कह ले एन एस, नंबर ऑफ टर्म्स इन सेकेंडरी कॉइल। एस स्टैंड्स फॉर हियर सेकेंडरी, और एन पी इज हियर नंबर ऑफ टर्म्स इन प्राइमरी कॉइल। ओके, और ये चीज है। और ये कब की बात है? ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए है, स्टेप अप। और जब हम स्टेप डाउन कहेंगे तब फिर क्या कहेंगे? उस केस में कुछ इस तरीके से सर्किट आपका रहेगा। अब एक चीज ये है जो कि आपका यहाँ पे कॉमन है, दिख रहा होगा, यहाँ पे जो है नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा है सेकेंडरी वाले में, ये प्राइमरी वाले में कम है, जबकि यहाँ पे बात रिवर्स है। यहाँ पे आपका जो एनएस है
NS है, ये हम कह लें एन डैश कह लें, और ये जो NP है यहाँ पे क्या है आपका, ईयर आपका स्टेप अप है और ये क्या है, स्टेप डाउन है। सर्किट से ही वैसे दिख रहा होगा। और यहाँ पे क्या है आपका, NS इज ग्रेटर देन NP, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। और जब आप, ये कब की बात है, जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, लेकिन जब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है उस केस में आपका नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये ठीक है। अब इसी पे बेस्ड आपको, इसके लिए हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ टर्न्स के लिए किस तरीके से। अच्छा, हमने आपको ये तो कह दिया कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल कम होगा। क्यों होगा वो आपको अभी एक्सप्रेशन के माध्यम से दिख जाएगा यहाँ पे। तो अब हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी पार्ट कर लेते हैं। थ्योरी क्या, जैसे फॉर्मूला ही है, हम लोग थ्योरी करने का समय नहीं है, हम नंबर ऑफ क्वेश्चन पे ही फोकस करेंगे। तो जैसे इसका एक पार्ट ये देख लेते हैं। हमने आपने ये पढ़ा था कि लेंस के नियम के अनुसार से बाई सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहाँ पे द इंड्यूस्ड एमएफ ड्यू टू एनी circular loop or any closed loop will be d phi by dt. If there are n number of turns, then this induced EMF will be n times of the flux linked through a one coil. और यहाँ पे क्या था, ये साइन माइनस, माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस साइन सिंपल सा ये रिप्रेजेंट करता है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF और करंट विल बी इन सच अ वे इट अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। जिस कारण से वो प्रोड्यूस होती है वो उसी कारण को अपोज करती है, ये बात होती है। अब हम अगर आपको कहें कि ये प्राइमरी कॉइल के लिए अगर यहाँ पे एक बात करें तो प्राइमरी के लिए कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स NP है, और इसके लिए जो इंड्यूस्ड EMF हम कह देते हैं कि EP है, और जो ES है मतलब इंड्यूस्ड EMF क्रॉस सेकेंडरी कॉइल, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे माइनस टाइम्स ऑफ NS d phi b by dt है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब हम अगर इनका दोनों का रेशियो देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, ES अपॉन EP बाय NS अपॉन NP। और एक चीज, इसको इस कांस्टेंट को, ये दोनों को डिवाइड करने पे कांस्टेंट आता है जिसको यहाँ पे गामा R से डिनोट करते हैं, और ये कांस्टेंट आपका कहलाता है ट्रांसफार्मर रेशियो। ठीक है, ये चीज है ट्रांसफार्मर रेशियो के लिए। और एक चीज यहाँ पे अजम्पशन ये लिया गया है कि अच्छा ये सर्किट की कोई जरूरत नहीं है। अब ये तो बात हो गई इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल और इन रेशियो, और इसका किसका, इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस प्राइमरी कॉइल। और यहाँ पे एक अजम्पशन जो लिया गया है वो ये कि एक्चुअली कोई भी सर्किट ऐसा पॉसिबल नहीं है जिसके अक्रॉस क्या हो, रजिस्टर्स मतलब ना हो। लेकिन अगर हम ये अज्यूम कर ले कि देयर इज लो रेजिस्टेंस और नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल एंड प्राइमरी कॉइल, उस केस में आपका यही इंड्यूस्ड EMF किसके इक्वल हो जाएगा, वोल्टेज सप्लाइड बाय वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल एंड यही वोल्टेज हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कॉइल। और ये क्या, NS अपॉन NP, जो कि आपका क्या है ट्रांसफार्मर रेशियो, आपको ये ध्यान रखना है, ये चीज हो जाएगी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जो कि आपको ध्यान रखना है, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल और वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कॉइल। और दूसरी चीज, पावर अक्रॉस प्राइमरी कॉइल विल बी इक्वल टू पावर अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल, मींस PP and PS, पावर अक्रॉस प्राइमरी कॉइल विल बी इक्वल टू पावर अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल। और पावर अक्रॉस प्राइमरी कॉइल होगा क्या, VP मल्टीप्लाइड बाय IP, और प्राइमरी ये पावर अक्रॉस इसके VS मल्टीप्लाइड बाय IS। अब यहाँ पे आपने ऊपर क्या चीज एक चीज पढ़ रखी है वो ये कि VS अपॉन VP इक्वल्स टू हाँ, और ये कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा IP अपॉन IS। अब ये चीज अगेन आपका ट्रांसफार्मर रेशियो, तो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, बात हम कर रहे थे कि नंबर ऑफ टर्न्स क्यों सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा है, किस केस में, स्टेप अप के केस में, और स्टेप डाउन के केस में कम है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हैं VS, अगर VS बाई VP इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब है कि VS इज ग्रेटर देन VP, मीन्स आपका जो वोल्टेज अक्रॉस के सेकेंडरी कॉइल है वो ज्यादा है वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कॉइल के, दैट मीन्स आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अगर ये ग्रेटर देन 1 है, इट मीन्स NS अपॉन NP भी क्या है, ग्रेटर देन 1 है, और जब ये ग्रेटर देन 1 है तो NS इज ग्रेटर देन NP। इसी वजह से फिगर में हमने आपको नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल ज्यादा बनाया था कंपेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल।
यही बात होगी अगर ये जब लेस देन हो जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, तो ऑब्वियस है कि वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल जो है वो लेस होगा कंपेयर टू वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल का क्या मतलब है, वोल्टेज सप्लाइड टू द ट्रांसफार्मर एंड वोल्टेज ऑब्टेन अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, और सेकेंडरी कॉइल इज सप्लाइड वोल्टेज सप्लाइड बाय द ट्रांसफार्मर। ये जस्ट इसका एक अलग मीनिंग जो है सप्लाइड ही है। तो ये बात होती है, इस वजह से नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे स्टेप सेकेंडरी कॉइल में। एक्चुअली यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है जस्ट ऑब्जेक्टिव का पार्ट में। इन द केस ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर द 4 ऑप्शन मान लीजिए आपको दे देगा कि NS विल बी इक्वल्स टू NP, और NS इज ग्रेटर देन NP, NP इज ग्रेटर देन NS, और नन ऑफ द अबव। तो इसमें से आपको जस्ट स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्योरी के लिए भी ये चीज़ याद रखनी है। अब एक चीज़ जो आपको फॉर्मूला याद रखना है वो ये और एक ये, हाँ एक और जो है वो इफिशियंसी का फॉर्मूला है। इफिशियंसी का फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। और इफिशियंसी यहीं पे नहीं, आपको थर्मोडायनेमिक्स में भी हमने आपको बता रखा है। कुछ लोग जो पहले से बैच ज्वाइन किए हुए हैं वहाँ पे हमने आपको थर्मल इफिशियंसी के में डिस्कस किया था, जब हम वहाँ पे आपको कार्नोट इंजन वगैरह पढ़ा रहे थे। तो कार्नोट इंजन में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से वहाँ पे इफिशियंसी डिफाइन किया था, और यहाँ पे भी उसी तरीके से इफिशियंसी है। बट वही है कॉन्सेप्ट, वही है इफिशियंसी का। इफिशियंसी जो है आपका वो डिफाइंड बाय दी वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। चलिए पहले हम VO अपॉन VI कर रहे थे, आउटपुट वोल्टेज टू दी इनपुट वोल्टेज, और ये क्या है IS मल्टीप्लाई बाय IS, सॉरी VS IS, और ये क्या है VP IP। ये तो हो गया आपका इफिशियंसी। बस यहाँ पे आपको 3 से 4 फॉर्मूले, एक्चुअली फार्मूला याद क्या करना है, ये फार्मूला थोड़ी ना है, आपको ये चीज़ याद है, ये सिर्फ ध्यान रखने वाली बात है। ट्रांसफार्मर रेशियो कब होगा, R होगा, कब ये रिवर्स होता है, बस। बाकी ये तो कोई फार्मूला थोड़ी ना है, ये तो आप जस्ट जानते ही हैं, आउटपुट फॉर टू दी इनपुट फॉर। अब जब यहाँ पे इफिशियंसी को हमेशा हम परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। जैसे आपने ईयर एनालिसिस में किया है, परसेंटेज ईयर निकालते हैं ना वहाँ पे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसी तरीके से इफिशियंसी पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया अल्टरनेटिंग करंट सर्किट का मेन मतलब फार्मूलाज, और इस पे भी अब हम लोग इस पे जो है क्वेश्चंस करेंगे, और बाकी चैप्टर्स के लिए भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपका इसी अल्टरनेटिंग करंट सर्किट बेस्ड। तो हम न्यूमेरिकल कर रहे थे, जिसमें कि सबसे पहला हम न्यूमेरिकल ट्रांसफार्मर पे ही बेस लेते हैं। तो ये आपका 2009 और ये शायद 2005 या 9 में आएगा, 5 में, जो कि आपका PGT 2009 में पूछा गया था। और ये सिंपल सा क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर रेशियो पे ही बेस्ड, जो कि अभी हमने आपको आपसे डिस्कस किया। वो था ट्रांसफार्मर चेंजेस 220 वोल्ट टू 11 वोल्ट, प्राइमरी करंट इज 1 एम्पियर एंड सेकेंडरी करंट इज 18 एम्पियर, द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज। तो सबसे पहले चीज़ दी क्या है उन्होंने, सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, बस ध्यान रखना है। दिया क्या है उन्होंने, प्राइमरी वोल्टेज दिया है ना, प्राइमरी वोल्टेज को कैसे लिखेंगे आप, VP इक्वल टू आपका 220 वोल्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे VS किस में एक्सटेंड कर रहा है 11 वोल्ट, ये आपका क्या है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। और इसके बाद यहाँ पे आपका क्या है करंट, प्राइमरी करंट इज, यहाँ पे चला प्राइमरी करंट उन्होंने दे रखी है कितना 1 एम्पियर, प्राइमरी करंट इज 1 एम्पियर एंड सेकेंडरी करंट इज IS is your 18 एम्पियर। तब हमें क्या बताना है, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर बताना है। एफिशिएंसी आपको जस्ट पता है, एफिशिएंसी कैसे डिफाइन है, PS मल्टीप्लाई बाय IS डिवाइडेड बाय VP मल्टीप्लाई बाय IP। यहाँ पे सबकी वैल्यू रख दीजिए। VS क्या है आपका 11 और IS क्या है 18, ये 11 मल्टीप्लाई बाय 18, सबकी यूनिट सेम है, कोई मिली एम्पियर ऐसा या मिली वोल्ट में नहीं है, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। और ये क्या है VP क्या है आपका 220 मल्टीप्लाई बाय IP क्या है 1 एम्पियर। तो यहाँ से जस्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, 11 2 का या कितना बार जाएगा 2 हो जाएगा 20, 18/20, हाँ 18/20, और आपका कितना आ जाएगा ये 2 कितना 29, ये कितना आ जाएगा ये 0.9, क्योंकि 29 हो जाएगा 0.9। इफिशियंसी आपकी कितनी आ गई 0.9। और ये अगर परसेंटेज इफिशियंसी, अगर जैसे परसेंटेज में सभी ऑप्शन हैं आपके, इट मीन्स आपकी जो इफिशियंसी है वो किस में है, परसेंटेज में है। तो जब आप ये परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 90% आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर C है।
ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंपल सा आपका क्या दिया था, प्राइमरी वोल्टेज दिया था 220 को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, 11 वोल्ट में कर रहा है। उसकी आईपी कितनी है, प्राइमरी करंट की क्रॉस करंट कितनी है 1 एम्पियर, और सेकेंडरी करंट की क्रॉस करंट कितनी है 18 एम्पियर। इफिशिएंसी का फॉर्मूला VSIS अपॉन IPVP। VSIP की वैल्यू ये रख दी, जैसे सिंपल आप कि कितना आ गया 0.9 आ गया। अगर आपके ऑप्शंस में परसेंटेज दिया हुआ है तो जनरली वो परसेंटेज ही देते, अगर नहीं दिया समटाइम्स नहीं भी दिया रहता तो आपको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर दिया है सभी ऑप्शंस में तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना। ये सिंपल सा आपका आ गया 90%, ऑप्शन नंबर सी। ये आपका देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा गया है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस्ड, ये तो जैसे फॉर्मुला बेस्ड है, कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड भी रहते हैं। जिन्होंने अब सीरीज नहीं पढ़ी है तो वो नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर्मुला से मेमोराइज करने से आपकी प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी जैसे कि वोल्टेज की बात करेंगे हम, अभी पावर डिसिपेशन करो तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपको चीज़ें नहीं पता है तब। और पता है तो ऐसा कोई टफ भी नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है, पावर पूछा गया है दोनों ने, तो सिंपल सी प्रॉब्लम है, देख लेते हैं। इसी तरीके की प्रॉब्लम आएगी आपके वहाँ पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या कह रहे हैं, द EMF एंड करंट ऑफ एन AC सर्किट्स आर V इक्वल्स टू 100 sin 100t वोल्ट एंड I इक्वल्स टू 100 sin 100t प्लस π/3 मिली एम्पियर। अच्छा, यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात है, जब भी यूनिट का ध्यान रखेंगे फिजिक्स में। अब यहाँ पे वोल्ट है, यहाँ पे मिली एम्पियर है, तो इसको हम सेम यूनिट मतलब एम के साथ फिजिक्स में कर करके एक ही सिस्टम में यूनिट करके पावर डिसिपेटेड इन सर्किट इज। तो सबसे पहले वोल्टेज का एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। वोल्टेज आपका क्या दिया हुआ है 100। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये आपने देखा था किस तरीके से, इसी के माध्यम से हमने पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला जो था डिराइव किया था। तो ये आई क्या है 100 है, 100 और ये साइन 100t प्लस π/3। अच्छा, इस रिप्रेजेंटेशन के हेल्प से, और पावर आपको बताना है पावर डिसिपेटेड इन सर्किट इज। अब ये कौन सा सर्किट है नहीं क्लियर है। अब हमें जस्ट जनरल फॉर्मूला पावर का क्या है हमारे पास, P इक्वल्स टू VRMS IRMS और ये क्या cos फाई। फाई यहाँ पे cos फाई क्या होता है आपका पावर फैक्टर होता है, होल टर्म रिप्रेजेंट करता है पावर फैक्टर को, और फाई आपको यहाँ पे दिया हुआ। अच्छा, ये जो होता है वो आपका I0 है और ये जो है आपका V0 है। कैसे, हमने आपको इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन बताया था, V इक्वल्स टू V0 sin ओमेगा t और I इक्वल्स टू I0 साइन या cos ओमेगा t जो भी रहा करता था। तो इसका कोएफिशिएंट जो होगा वो आपका I0 होगा और यहाँ पे VRMS। अब यहाँ पे सारी चीजें लिख दीजिए। V0 इसको कैसे लिखते हैं √2 और ये कितना I0/√2 और ये cos फाई, फाई की जगह पे कितना π/3। अच्छा, जो ये एडिशनल टर्म होता है वही आपका क्या फाई होता है। ऐसे ये जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया और ये आपका फाई क्या हो गया π/3 और एवरेज पावर डिसिपेटेड इन एसी सर्किट्स इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। और यहाँ पे IRMS VRMS का एक्सप्रेशन आपने लिखा, जस्ट आपको पावर मिलने जा रहा है। अच्छा हाँ, और जो यहाँ पे I0 है आपका वो क्या है 100 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मिली एम्पियर है, जबकि ये V0 क्या है सिंपल सा आपका 100 वोल्ट ही है। तो रखने समय में आप लोग इसको केयरफुली रखिएगा। ये हो गया 100 वोल्ट और डिवाइडेड बाई √2 मल्टीप्लाई बाई 100 इंटू वो भी लिख लीजिए 10⁻³ अब ये हो गया एम्पियर डिवाइडेड बाई √2 और ये cos फाई की जगह पे π/3 है, वही आपका 60। तो आप रख दीजिए सारी वैल्यूज। तो ये कितना हो जाएगा, ये 10⁻³ है तो इसको क्या कर देगा 0.1 कर देगा। तो ये आपका हुआ 100 मल्टीप्लाई बाय 0.1 डिवाइडेड बाय 2 और अगेन आपका ये आया क्या 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका 25 फॉर द 100, तो ये हो गया 25 मल्टीप्लाई बाय 0.1, ये कितना हो गया 2.5। कितना पावर का क्या यूनिट है वाट है, अगर ये सारी सिस्टम में है तो ये पावर आपका आ गया। अगर यहीं पे एम्पियर की जगह एम्पियर ही होता तो ये -10⁻³ नहीं लिखते, सिंपल सा आप क्या करते एम्पियर ही लिख देते, लेकिन मिली एम्पियर है, ध्यान रखिएगा कहाँ पे था। हाँ, ये मिली एम्पियर इन्होंने दिया है, मिली एम्पियर है तब ये बात होगी। अदरवाइज आपका 10⁻³ फैक्टर नहीं आता तो 100 ये 24 डिवाइडेड बाई 4 तो आपको 25 वाट आ जाता। अदरवाइज आपका ये अच्छा 0.1 ही है, 0.1 है तो ये 25 वाट आ जाएगा। इस तरीके से आपका नंबर आपका सी। तो देख रहे हैं कितनी सिंपल सी प्रॉब्लम है जो कि आपकी एग्जाम्स में आई हुई है PGT 2005 में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और कुछ कर लेते हैं 2-4 क्वेश्चन आपके। हाँ, तो इस पे एक और प्रॉब्लम है जो कि हम कर लेते हैं, ट्रांसफार्मर पे बेस्ड ही है। यहाँ पे आपको इन्होंने दे रखा है ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग ऑन 220 वोल्ट सप्लाई गिव्स करंट ऑफ 2 एम्पियर टू अ लोड
टू लोड मतलब लोड के क्रॉस अगर जो करंट है वो आपके सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस ही मतलब सेकेंडरी करंट ही होगी। IS ही आपको दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज 1:25। सपोज इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज 100%, करंट इन द प्राइमरी कॉइल विल बी। अब ये चीज़ वहीं पे है जहाँ पे हमने आपको नंबर ऑफ टर्न्स ट्रांसफार्मर रेशियो बताया था। तो ट्रांसफार्मर रेशियो बताते समय आपको ये बताया था कि रेशियो किस तरीके से डिफाइंड है ट्रांसफार्मर, वो है नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस प्राइमरी कॉइल टू द नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस द number of turns across secondary coil to the number of turns in across primary coil and equals to IP to the IS equals to ये ट्रांसफार्मर रेशियो है। इनका रेशियो क्या है, कांस्टेंट है, और जो कि ये क्वांटिटी इक्वल है जिसे हम क्या कहेंगे ट्रांसफार्मर रेशियो कहेंगे। और यहाँ पे इन्होंने दे क्या रखा है, यहाँ पे NP/NS इन्होंने दे रखा है 1/25। क्या प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज 125 और सेकेंडरी कॉइल की करंट एक्सॉस करंट दे रखी इन्होंने कितनी है, 2 एम्पियर है। तो ये सिंपल सी चीज़ यहाँ पे अब जस्ट 4 क्वांटिटी है, 3 आपका दिया हुआ, एक अननोन है, आप आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे NS अपॉन अगर NP यहाँ से देखें तो ये कितना हो जाएगा, NS/NP आपका हो जाएगा 25। तो ये इसी को आप क्या लिख देंगे 25 इक्वल्स टू IP डिवाइड बाई IS। यहाँ पे IP आपका क्या हो जाएगा, IP मीन्स करंट अक्रॉस प्राइमरी कॉइल विल बी 25 टाइम्स ऑफ IS, और IS आपका कितना है 2 एम्पियर है ना, तो ये 2 एम्पियर है। ये कितना हो गया 25/2 और ये 50 एम्पियर। इस तरीके से आपका करंट अक्रॉस प्राइमरी कॉइल आ गया 50 एम्पियर, जो कि आपका ऑप्शन है डी। तो ये देख लीजिए ट्रांसफार्मर बेस से सिंपल सी प्रॉब्लम है। आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, जहाँ पे NP/NS का रेशियो दिया था 1:25 और करंट अक्रॉस सेकेंडरी का दैट मीन्स लोड के क्रॉस करंट दे रखी थी 2 एम्पियर। तो यहाँ पे जैसे रखने के बाद IP निकाल लेंगे हम इस फॉर्मूला से। तो इस तरीके से आपकी ये अल्टरनेटिव बेस्ड ये प्रॉब्लम थी। तो हम लोग एक इसी तरीके से और प्रॉब्लम थी जो कि आपकी 2010 में आई हुई है PGT 2010 में, और काफ़ी ये इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। वो इसलिए चूँकि हमने आपको थ्री पार्ट कराते समय इस तरीके का बताया था जब हम सर्किट्स के लिए सॉल्व कर रहे थे DC सर्किट में, LR सर्किट RC सर्किट के लिए जब हमने करंट और वोल्टेज का एक्सप्रेशन निकाला था और फेजर डायग्राम हमने डिस्कस किया था, तो वहाँ पे ये चीज़ हमने ऑलरेडी बता रखी है। बट यहाँ पे थोड़ा सा एडिशनल एक कम है, देखिए क्या दे रखा है। In an alternating current circuit, the voltage and the current are represented as by this relation V is equal to V naught sin omega t minus pi by 3 and I equal to I naught sin cos omega t minus pi by 3। हमें क्या बताना है, फेज बताना है। V leads I by 2 pi by 3 कि V leads I by pi by 2, V lags I by 2 pi by 3, V lags I by pi by 2। तो ये चीज़ है सिंपल सी चीज़ जो आपको पिछला रिमाइंड कराए हम, तो कुछ इस तरीके से आपके पास रहता था sin ओमेगा टी, और वहाँ पे आपको एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आता था sin ओमेगा टी प्लस 5। तो आपके माइंड में, या हम यूँ कहें cos ओमेगा टी अगर या यही या तो ऐसे आ रहा है v इक्वल्स टू v नॉट cos ओमेगा टी, और इसको भी हम ला दें किस फॉर्म में cos ओमेगा टी के प्लस फॉर्म में प्लस कुछ एडिशनल टर्म। तो अगर ऐसे ही हम लिख दें दोनों को सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दें, साथ ही साथ कोई अगर एडिशनल टर्म आ रहा है तो वही आपका क्या होगा, फेज होगा। अगर ये प्लस आ रहा है तो हम कहेंगे कि I लीड्स वोल्टेज, और अनदर वर्ड में अगर हम कहें तो V लैग्स I बाय एन एंगल ऑफ 5। अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो हम ये कहेंगे V लीड्स I बाय एन एंगल ऑफ 5। ये लैग और लीड्स का बात है। तो जहाँ पे अगर नेगेटिव होगा तो वो लीड करेगा वोल्टेज, और पॉजिटिव होगा तो करंट लीड करेगा। सिंपल सी चीज़ है। अब यही चीज़ देख लेते हैं। अब आपको यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, क्या कहते हैं कि V इक्वल्स टू V नॉट sin ओमेगा t minus pi by 3 और I इक्वल्स टू I नॉट cos ओमेगा t minus pi by 3। तो दोनों में से हम दोनों चीज़ कर सकते हैं, या तो हम इसको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें या तो इसको साइन के फॉर्म में कर दें। जिसको आप करने में ज़्यादा ईजी आपको लगे वो कर लीजिए। तो अभी मैं यहाँ पे करंट वाले को लेके चल रहे हैं, तो आप ऊपर वाले को भी कर सकते हैं, वहाँ पे π/2 माइनस करेंगे। और आपको ये चीज़ पता रहनी चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए, तभी आप ये cos माइनस थीटा जो कि आपका cos थीटा हो जाया करता है, और यही क्या अगर साइन माइनस थीटा रहता है। वैसे इसकी इसमें जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको ऊपर वाले को लेके करना है, जैसे अगर हम कहें कि नहीं हम इसको नहीं इसको लेकर के करेंगे, तो हम इसको क्या ले सकते हैं cos π/2 माइनस
ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3 या यूँ कहें ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2। तो अब वही जो पाई बाई 2 है वही आपका क्या है, फेज है, और वो माइनस हो गया। इट मीन्स आपका करंट क्या है, लीड कर रही है। अगर हम करंट को लेकर के चले तो करंट वाले में कैसे लिख सकते हैं, आई नॉट। अब काश को अगर हमें साइन के फॉर्म में लिखना है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ पाई बाई 2, ये आपका ये कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, ये आपका ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3, ये अब आपको पता है साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ये आपका यही आ जाएगा जो कि ऑलरेडी था। ये चीज़ हो गई, ठीक है। ओमेगा टी, अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पे, ये साइन ओमेगा टी पाई बाई 2 माइनस थीटा करेगा तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा करे, सॉरी यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस थीटा कर देंगे, क्योंकि ये माइनस आ जाएगा तो वो रिवर्स तब वो लेयर करने लगेगा। ये साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होगा आपका, कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन प्लस होता है, तो साइन कॉस में हो जाएगा। तो ये चीज़ आपकी वही है जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 2। ये आ गया आपका, ये आई आ गया, और वी क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3। वही हम आपको कह रहे थे ना, एडिशनल टर्म जो भी आता है वो आपका फेज हो जाता है। तो ये आपका फाई आ गया। अब आपको फाई तो क्लियर है कि फाई आपका पाई बाई 2 है, तो आपके आंसर में से ये तो नहीं हो सकता, ना ये हो सकता है। बात आ गई दो की, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब यहाँ पे वी लीड कर रहा है कि आई लीड कर रहा है। तो अब जैसे हम देखें तो यहाँ पे क्या है, आई के साथ एडिशनल टर्म है पाई बाई 2 का, दैट मीन्स आपका वी लैक्स आई, या यूँ कहें आई लीड्स वी। तो यहाँ पे आंसर किसके टर्म लिखा हुआ है, वी लीड्स, मतलब वी के टर्म में है, तो वी लैक्स आई बाई एन पाई बाई 2। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ये सही है। आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन का सॉल्व एग्जांपल्स है, अब किसी एक में आप उन्होंने गलत लिखा हुआ, उन्होंने जस्ट ए ऑप्शन करेक्ट दिया है, जबकि ऐसा नहीं होगा। तो आपका इस तरीके से ये चीज़ वी लैक्स आई बाई एन पाई बाई 2, क्योंकि आपका ये ओमेगा मतलब पूरा ये चीज़ है, और एडिशनल टर्म क्या है, पाई बाई 2 आया, तो इस तरीके से आपका वी लैक करेगा आई बाई एन पाई बाई 2। अगर यही चीज़ आप कैसे कर सकते हैं, यही चीज़ आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हम इसको ना कन्वर्ट करके इसको ही कन्वर्ट कर दें। इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं वी नॉट, अब ये क्या है कॉस, अगर इसको ऐसे लिखना चाहें तो माइनस भी करना पड़ेगा, तो माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3। अच्छा थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं इसको, देखिए किस तरीके से उसको भी करके देख लीजिए, ज़्यादा फर्क नहीं आता, वही चीज़ आएगी। हम इसी को लिखना चाह रहे हैं। मैंने आपको कहा जब ये फेज तभी आप बता पाए जब दोनों सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक बार हमने इसको करके देखा, अब इसको करके देखते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, वी नॉट कॉस, अच्छा साइन के लिए तो प्लस लिख दिया था, लेकिन हमें कॉस के लिए क्या लिखना पड़ेगा, माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाता है, तो वहाँ पर माइनस हो जाएगा, तब आपको दिक्कत होगी। तो इसको ऐसे लिख देते हैं ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3। ये हो गया आपका, तो ये कास है, कास पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। हाँ साइन थीटा हो जाएगा, लेकिन हमें लिखना नहीं है, बस इसी के फॉर्म में रखना है। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, हमने आपको पहले ही बता दिया था, क्योंकि अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, और माइनस कॉमन लेने के बाद और कॉस माइनस थीटा का क्या होगा, कॉस ही थीटा हो जाएगा। इस वजह से हम माइनस यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, माइनस इधर आ जाएगा। तो इसलिए हमने आपको काफ़ी फॉर्म में इसलिए लिखा, क्योंकि आप ये जान पाएँ जब दोनों सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रहेगा तब आप कंपेयर कर पाएंगे ना। ये आपका वही आ गया। अब v पाई बाई 2 माइनस हो रहा है, यहाँ से v लैक्स आई बाई नेगेटिव पाई बाई 2। इस तरीके से आपका ये ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो आज के लिए इतना है, और आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग अब जस्ट प्रैक्टिस से ठीक किया करेंगे, और ढेर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे। तो आज के लिए इतना है।